गजनवी के आक्रमण 1000 से लेकर 1027 के बीच 17 बार, अंतिम आक्रमण सिंध का, प्रथम आक्रमण पंजाब के आसपास के क्षेत्रों का। इसके बाद जो इसके महत्वपूर्ण आक्रमण है उसको आप नोट कर लीजिए। वहाँ आक्रमण का क्रम के नाम पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना है। पहला आप देखिएगा 1000 ईस्वी पंजाब के आसपास क्षेत्रों पर। फिर दूसरा आक्रमण जो है 1001 में हुआ, कहाँ? जयपाल के साथ। जयपाल किस वंश का शासक था? हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, ठीक है। इसमें जयपाल पराजित होता है और यह फिर आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, जयपाल। इसके बाद महत्वपूर्ण आक्रमण आपका हुआ 1004 भटिंडा, ये पंजाब के पास और आगे का क्षेत्र। 1006 मुल्तान। 1009 नगरकोट। ठीक। 1014 जो महत्वपूर्ण है उसके हम दिखा दे रहे हैं। 1014 थानेश्वर। 1015 कश्मीर। असफल आक्रमण, ये असफल हो गया, ठीक है। कश्मीर पर 2 बार आक्रमण किया इसने, 1015 और प्लस 1021, दोनों बार आक्रमण किया और दोनों बार कश्मीर पर आक्रमण असफल हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका 1018 मथुरा कन्नौज। मथुरा प्लस कन्नौज, ठीक। इसके बाद इसके जो आक्रमण होते हैं 1024 अंधिलवाड़, ये गुजरात का क्षेत्र है। अंधिलवाड़ 1024। 1025 सोमनाथ पर आक्रमण, ठीक है। और फिर 1027 सिंध, ठीक है। ये आक्रमण आपके महमूद गजनवी के भारत पर हुए। इसमें हम महत्वपूर्ण रूप से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 में से 12 आक्रमण को मैंने महत्वपूर्ण मानकर आपको इसके विषय में बता दिए, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ध्यान रखिए, सोमनाथ का आक्रमण, ठीक है, 1025वां। सिंध का आक्रमण 1027वां। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? गुजरात में चालुक्य वंश का था और कौन शासक था? इसका आपको नाम मिलेगा भीम द्वितीय। भीम, ठीक। यह चालुक्य वंश शासक सोमनाथ के समय, जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो यह शासक था, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लें। एक बार मैं पुनः बोल देता हूँ, अगर बोर्ड पे ना दिखाई दे रहा हो। 1000 पंजाब के आसपास के क्षेत्रों पे छोटे छोटे किलों का। 1001 में जयपाल, ठीक है, अग्नि में कूद कर आत्महत्या कर लेता पराजित होने के बाद, या ग्लानि को, पराजय के ग्लानि को यह बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद 1004 में भटिंडा, 1006 में मुल्तान, 1009 में नगरकोट, 1014 में थानेश्वर, 1015 और 1021 में कश्मीर असफल आक्रमण, 1018 में मथुरा और कन्नौज, 1024 में अंधिलवाड़, 1025 में सोमनाथ और 1027 में सिंध आक्रमण, ठीक है। इन आक्रमणों के क्रम को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्रम अगर याद रहेगा तो काफ़ी सहायता मिलेगी आपको महमूद गजनवी के बारे में जानने की, ठीक है। अब देखिए
हम बहुत महमूद गजनवी के बाद जो है, जब इसकी मृत्यु होती है 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपके शासक जो हुए वो असफल शासक सिद्ध हुए। उन्होंने कोई बृहद रूप से या अपने अधिकार क्षेत्रों में कामयाबी उनको बढ़ाने में नहीं मिली थी, ठीक। इसके बाद जो शासक हुए आपके मंसूर हुए, मंसूर के बाद महमूद हुए, महमूद के बाद आपके ऐसे छोटे छोटे शासक हो, उनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। एक लास्ट शासक जो इसका होता है इस वंश का, उसका नाम है मलिक खुसरो। मलिक खुसरो, ठीक है। यह अंतिम शासक किस वंश का था? गजनी वंश का, यामनी वंश का, ठीक है। अंतिम शासक था। इसे आपको 1186 में, ठीक है, कौन? मोहम्मद गोरी ने इसे पकड़ लिया और फिर उसकी हत्या करवा दी। अंतिम शासक। प्रश्न यहाँ आपके यही पूछे जाएंगे, प्रथम शासक कौन थे? अब गजनवी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक, उनको आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। अलप्तगीन के बाद शुबुत्तगीन, और शुबुत्तगीन के बाद महमूद गजनवी को ध्यान रखिएगा, और महमूद गजनवी के बाद मलिक खुसरो। मैंने इतना पढ़ाया आपको, एक एक शासकों के विषय में बताया कौन कब आया। कोई ज़रूरत नहीं इतना बर्डन लेने का, ठीक है। कहानी बताना आवश्यक था, ठीक है। उससे एक तारतम्यता होती है, एक क्रमबद्धता आ जाती है, इसलिए वो बहुत ज़रूरी था। और बस 4 शासक अब देखिए गजनवी वंश। पहला अलप्तगीन, उसके बाद शुबुत्तगीन, शुबुत्तगीन के बाद महमूद गजनवी, और अंतिम शासक मलिक खुसरो, ठीक है। ये आप शासकों के विषय में जान लीजिएगा। केवल अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि गजनवी के आक्रमणों का क्रम, ठीक। 1000, 1001, फिर भटिंडा 1004, मुल्तान 1006, नगरकोट 1009, फिर थानेश्वर 1014, मथुरा कन्नौज 1018, कश्मीर पर आक्रमण 1015, 1021, फिर उसके बाद अनभिलवाड़ पर आक्रमण 124, सोमनाथ पर आक्रमण 1025, और अंतिम सिंध पर आक्रमण, ठीक है। इतने से आपका पूरा जो आपका गजनवी आक्रमण था, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारे तुर्क या मुसलमान आते हैं, उसमें कौन सा था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद क्या रहने वाला कहाँ का था? गोर का। गोर एक स्थान है, वो जो गजनी और हेरात के बीच में पड़ता था। गजनी प्लस हेरात के बीच में कौन सा स्थान पड़ता था? गोर, ठीक है। यहाँ का शासक मोहम्मद गोरी था, ठीक है। यह किस वंश से संबंधित है? संसबनी वंश का शासक था, ठीक है। गजनवी के शासक वंश थे, यामनी वंश के शासक थे। यह किस वंश का शासक था? संसबनी वंश का शासक था। इसका जो पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का होता है, वह 1175, ठीक, पहला आक्रमण इसका होता है। कहाँ पर? मुल्तान। 1175 में मुल्तान पे आक्रमण होता है, इस पे विजय हासिल करता है। फिर इसके बाद 1178, ठीक है, यह आक्रमण करता है गुजरात पर। आक्रमण करता है। उस समय शासक कौन रहता है? मूलराज द्वितीय। ये शासक रहता है, और यहाँ पर मोहम्मद गोरी परास्त होता है, वह विजय नहीं कर पाता। ठीक है। उसके बाद 1186 में ये क्या करता है? मलिक खुसरो की हत्या करता है।
उसके बाद 1191 और 1192 दो कौन सा होता है, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले युद्ध में यह युद्ध किसके साथ होता है, आपके पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो चौहान वंशी शासक था। उसका एक्चुअल नाम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था, उसको राय पिथौरा भी कहा गया है, चौहान वंश के शासक। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को परास्त करता है और उसे छोड़ देता है, जो कि उसकी एक बहुत भयंकर भूल साबित होती है इतिहास में। ठीक है, दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज परास्त होता है, पकड़ा जाता है और बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपका युद्ध होता है चंदावर का युद्ध 1194 में। चंदावर, इन युद्धों को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 1194 इसमें किसको परास्त करता है, जयचंद को परास्त करता है ये। ठीक है, और फिर उसके बाद भारत पर मुसलमानों के, चौहान वंश का शासक परास्त होने के बाद भारत पर मुसलमानों का वर्चस्व फिर स्थापित हो जाता है और यह फिर अपने मुसलमानी राज्य की स्थापना यहाँ करता है। ठीक है, और उस करने के बाद इसने क्या किया, जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में एकता को व्यवस्थित करना। ठीक है, एकता प्रथा को व्यवस्थित किया इसने। उसके बाद एकता क्या था, जैसे हमारे राज्य हैं उसी तरीके से जो क्षेत्र थे उनको एकता कहा था। उसने एकता को पूरे अपने साम्राज्य में विभाजित किया और उसके बाद यह वापस जाता है। वापस जाने के बाद 1206 में यह खोखरों द्वारा जब वापस जाता है, खोखरों द्वारा पराजित होता है और यहाँ पराजित होने के बाद यह मार दिया जाता है। कब, 1206 में। और इसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यह हमारा सुल्तान बनता है। सुल्तान की उपाधि तो इसने नहीं धारण की थी, यह इसका गुलाम रहता है और इसने इस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वह वापस जाता है और खोखरों द्वारा मारा जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ भारत पर मुसलमानी सत्ता की स्थापना होती है और पहला शासक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश से संबंधित रहता है। ठीक है, ये आपका मुसलमानों का भारत में आगमन की स्थापना का जो की पृष्ठभूमि जो थी उसको हमने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी सी इस पे चर्चा करके फिर डिटेल्स हम एक एक मतलब वंश जो आए हैं सुल्तान के, सल्तनत के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो पहला वंश आता है वो गुलाम वंश। गुलाम यह कब से कब था, 1206 से लेकर 1290। उसके बाद जो दूसरा है वह खिलजी वंश। खिलजी यह 1290 से लेकर 1320 तक। ठीक है, उसके बाद तीसरा आपका है तुगलक वंश। तुगलक वंश यह 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक, और उसके बाद आपका सैयद वंश। सैयद वंश यह 1414 से लेकर 1451 तक। और फिर उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ये पूरे सल्तनत जो काल था, मध्य काल का जो प्रथम भाग सल्तनत काल के नाम से, उसके बाद मुगल काल के नाम से जाना जाता है।
उसमें 5 वंशों ने शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और इसके बाद इनके शासकों के विषय में महत्वपूर्ण जो शासक हैं, या शासकों का पूरा क्रम तो आपको जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आता भी है शासकों के क्रम से संबंधित। इसलिए वंश को पहले आप देख लीजिए और फिर हम शासकों के विषय में नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, ठीक है। तो आज हम मध्यकालीन भारत का जो प्रारंभ किया वो समाप्त कहाँ कर रहे हैं, गुलाम वंश के प्रारंभ, जहाँ से सल्तनत काल यानी कि मुसलमानी सत्ता भारत पर अपने अधिकार का विस्तार करती है और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में भारत को प्रभावित करने का कार्य करती है, ठीक है। और करीब 1000 वर्ष का काल जो है माना जाता है कि वहाँ से लेकर 1000 से लेकर 1757 तक, ठीक है, यह मुसलमानों ने भारत पर शासन किया। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, जहाँ कहीं आपको असुविधा हो आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। और ठीक है, फिर आज क्लास सस्पेंड करते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं और शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।